हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, हम संपूर्ण गणित के सूत्रों का विस्तार से समझ रहे थे, तो उसमें ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट में हमने 1 से 4 तक प्रश्नावली के सूत्रों को विस्तार से समझ लिया है, उनको बिल्कुल याद कर लिया है और उम्मीद है आपने उनको अच्छे से लिख लिया और याद कर लिया है। अब आगे बढ़े प्रश्नावली के सूत्रों को देख रहे हैं। तो इसमें 5 नंबर है अपने समांतर श्रेणी, जिसमें कि सबसे पहला सूत्र है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जो कि होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और इस तरह आगे। और इसमें जैसे कि उसके बाद में इसमें जो a होता है वो प्रथम पद होता है, d होता है वो सार्वंतर होता है और d का मान वो होता है, वो इस तरह से निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो या a4 माइनस a2 करो। ठीक है, तो इसमें अपन ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में समांतर श्रेणी का nवां पद या अंतिम पद, जो कि an से भी दिखा सकते हैं और l से भी दिखा सकते हैं, तो ये होता है कि a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, अपने बार बार काम आता रहता है, तो ध्यान से देखिए। इस प्रश्नावली से हमारी बोर्ड क्लास में भी 9 नंबर के सवाल आने वाले हैं, तो इस प्रश्नावली को विशेष ध्यान से अपना याद कर दिए इन सूत्रों को, जो कि हमारे सारे सवाल इस प्रश्नावली से जो आने वाले हैं वो सारे सवाल हमारे सही हो। उसके बाद n पदों का योगफल है, जिसमें कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। और Sn का एक और सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, जहाँ पे a प्रथम पद है, l अंतिम पद है। जब अगर प्रथम पद सार्वंतर और पदों की संख्या दे रखी हो तो हमें ये पहला सूत्र काम में लेंगे, और अगर प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो हम ये दूसरा सूत्र काम में लेंगे। ठीक है, दोनों ही n पदों का योगफल का सूत्र है, लेकिन जो हमें दिया हुआ है उसके आधार पर हम इन दोनों का उपयोग करते हैं। उसके बाद में चौथा है कि यदि AP में 3 पद का योग दिया हो तो हम 3 पद जो मानेंगे, मतलब कि समांतर श्रेणी में हमें अगर 3 पदों का योग दिया हुआ है तो 3 पद जो मानने हैं वो हमें a माइनस डी, a और a प्लस डी मानने हैं। इसी तरह हमें अगर 4 पद मानने हैं तो ये मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, इसी तरह हमें 3 पद यदि 3 संख्याएं ABC समांतर श्रेणी में हो तो b माइनस a बराबर c माइनस b होती है, या b बराबर a प्लस c बाई टू की एक ये तीनों संख्याएं अगर समान श्रेणी में, तो ये एक कंडीशन है कि b बराबर a प्लस c बाई 2 होता है। ठीक है, कि b को a तथा c का समांतर माध्य भी कहा जाता है। और 7वां सूत्र है कि अंत से आठवां पद। कई सवालों में प्रारंभ से न पूछ के अंत से 8वां पद पूछते हैं, तो अंत से 8वां पद का सूत्र होता है हमारे पास an माइनस r माइनस 1 गुणा d। ठीक है, ये हमारे समांतर श्रेणी के सूत्र है। उसके बाद में आगे चलते हैं आगे चलते हैं। तो आगे 7वीं प्रश्नावली जो कि निर्देशांक ज्यामिति है, तो निर्देशांक ज्यामिति में हमारे अच्छी प्रश्नावली है, इसमें से भी हमारे अच्छे 4-5 नंबर के सवाल आएंगे, तो इसका भी अपन को विशेष ध्यान रखकर बहुत ही अच्छे से इस प्रश्नावली के सूत्रों को याद करना है। तो इसमें सबसे पहला होता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में अपन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे, जो कि होती है PQ बराबर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और खंड सूत्र जिसको विभाजन सूत्र कहते हैं कि PQ रेखा को अगर कोई r बिंदु m1/n में विभाजित कर रहा है तो उसका सूत्र होता है बिंदु r के निर्देशांक m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और कॉमा दूसरा जो निर्देशांक होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िए। उसके बाद में दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करना हो तो उसके लिए ये सूत्र काम में लेंगे अपन। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र और आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हमारे कई जगह काम आता है, जिसमें कि हमें 3 बिंदु संरेख हो तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर 0 कर दो, या त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हुए हो तो उससे अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो भी हमारे सूत्र काम आएगा। तो इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको याद कर दीजिए कि त्रिभुज ABC का सूत्र होता है 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको ध्यान से याद करोगे तो याद होगा, नहीं तो इसमें x1 y1 x3 y3 इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। याद करने का इसका सिंपल तरीका, इधर x1 है, इधर x2 है, इधर x3 है, और बाद में जो कोष्टक में है उसमें देखो जहाँ x1 है वहाँ y2 और y3 आ रहा है, जहाँ x2 है वहाँ y3 और y1 आ रहा है, जहाँ x3 है वहाँ y1 और y2 आ रहा है। तो कहने का मतलब रिपीट नहीं हो रहे, तो अपन इसको इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर पर है कि पी एक्स की मूल बिंदु 0 0 से दूरी होगी √x² प्लस y²। ठीक है, तो ये हमारे 5 नंबर 7वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र पूरे हो गए। उसके बाद में अपने अगली है 8वीं प्रश्नावली, जिसको त्रिकोणमिति का परिचय के नाम से जानते हैं अपन। त्रिकोणमिति ये कई बच्चों को बहुत कठिन प्रश्नावली लगती है, लेकिन ये ज़्यादा कठिन प्रश्नावली नहीं है। अगर अपन इसके सूत्र को अपने याद कर लिया थोड़ा सा, तो अपन इस वाला को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो 3-4 तरह के सूत्र हमारे काम आएंगे वो देखिए। सबसे पहले तो अपना लाल बट्टा कक्का वाले सूत्र काम आएंगे, जिसमें कि लाल बटा कक्का की सहायता से अपन सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात ज्ञात करते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ऐसे ही कोट का आधार बटा लंब, सेक मतलब कर्ण बटा आधार, और कोसेक मतलब कर्ण बटा लंब। तो देखो इसमें क्या होता है कि लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कक्का में क्या होता है कि जैसे ये लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया साइन का, इधर से आधार बटा कर्ण ये हो गया कोस का, और लंब बटा आधार हो गया टेन का। ठीक है, ये हो गए, ये तो 3 हो गए। अब नीचे से उल्टा चलेंगे तो आधार बटा लंब ये हो गया कोट का, उसके बाद कर्ण बटा आधार ये हो गया सेक का, उसके बाद कर्ण बटा लंब ये हो गया कोसेक का। तो इस प्रकार ये लाल बटा कक्का के हम सूत्र याद कर सकते हैं। लाल बटा कक्का एक ट्रिक है, इसकी सहायता से हम इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिलोम सूत्र होते हैं, तो प्रतिलोम में भी हम साइन का 1 बटा कोसेक जोड़े से याद करेंगे तो याद होगा कोसेक का 1 बटा साइन, कोस का 1 बटा सेक, सेक का 1 बटा कोस, टेन का 1 बटा कोट, कोट का 1 बटा टेन। उसके बाद में इसमें हमारे एक और है टेन का साइन बटा कोस और कोट का कोस बटा साइन। तो ये सूत्र भी हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो ये प्रतिलोम सूत्र है। उसके बाद पूरक सूत्र है, तो पूरक सूत्र में साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये हमारे प्रतिलोम सूत्र है। उसके बाद में हमारे जो सिद्ध करने वालों में सवालों में सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली सर्व समीकरणाएँ हैं, महत्वपूर्ण सर्व समीकरणाएँ, तो 3 महत्वपूर्ण सर्व समीकरण होती है। साइन थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्व समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे सिद्ध करने वाले सवालों में काम आएगी, तो इनको ध्यान से याद कर लीजिए। और इनके 2 रूप और बनते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पक्षांतरण करके उधर ले जाएंगे। ऐसे कोस को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि इनके पक्षांतरण करके भी इनके रूप बदलते रहते हैं, लेकिन मुख्य ये 3 है। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद में 5वां नंबर पॉइंट है कि साइन ए और कोस ए का मान जो है वो 1 से अधिक नहीं होता है, जबकि सेक ए और कोसेक का मान 1 से अधिक और 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के अधिक या 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 और। ठीक है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उसके बाद में अपने आगे त्रिकोणमिति में ही हमारी सारणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारणी में क्या है कि सारणी के भी सवाल होते हैं, जिसमें कि हमें डायरेक्ट सारणी में से मान उठा के उसको हल करना होता है। तो सारणी कई बच्चों को डायरेक्ट याद होती है, लेकिन इस सारणी का बनाने का तरीका भी मैं तुम्हें आपको आज बता रहा हूँ। बहुत ही सरल तरीका, इससे अपन सारणी बना सकते हैं कि जैसे ये पहले 0 से 4 तक हमने गिनती लिख दी, सब में 4 का भाग दे दिया और फिर सबका अंडर रूट ले लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो अंडर रूट से बाहर आए, पहले इसको हल करके 0/4 1/4 इनको हल करके लिख दिया। इधर 2/4 का 1/2 हो जाएगा, इधर 3/4 ऐसे कैसे 4/4 का 1 हो जाएगा। फिर मैंने इन सब का वर्गमूल ले लिया, तो वर्गमूल से जो बाहर निकलेगी वो हमारे साइन के मान होंगे।
जैसे 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल 1/√2, √3/4 का वर्गमूल √3/2 और 1 का वर्गमूल 1। तो इस प्रकार जो आएंगे वो साइन के मान होंगे, और साइन के मान हमने ये लिख दिए पूरे। और साइन के मान को इधर पीछे से अगर लिखेंगे तो कोस के मान आ जाएंगे। देखो 1 को उठा के इधर रख दिया और √3/2 को उठा दे के इधर रख दिया, ठीक है। तो ये सारे मान आ गए, और इस प्रकार अपन इसके मान कर सकते हैं, ठीक है। ये और इधर से 1/2 अपनी जगह पे यहाँ पे आ ही गया। ये मतलब साइन के मान को पीछे से अगर लिखेंगे तो ये कोस के मान आ गए। फिर हम जानते हैं कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये हमने अभी प्रतिलोम सूत्रों में पढ़ा है। तो इससे हम साइन के मान में कोस का मान का भाग देके तो टेन के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो टेन के मान भी ये हमारे आ गए 0, 1/√3, 1/√3 और है परिभाषित। और टेन के मान को हम इधर पीछे से लिखेंगे तो कोट के मान आ जाएंगे। और सेक, चूँकि हमें पता है कि सेक जो थीटा है वो 1/कोस थीटा होता है, तो 1/कोस थीटा होता है, तो हमने कोस के मान को उल्टा करते ही सेक का मान आ जाएगा, और सेक के मान को इस साइड से लिखते ही हमारे पास कोसेक का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन इस सारणी को भी याद भी कर सकते हैं। और अगर हमें साइन के मान, साइन के और टेन के मान याद कर लिए तो सारणी को 30 सेकंड में, केवल 30 सेकंड में हम कॉपी में लिख सकते हैं कि सारणी हमें कैसे बनानी है। क्योंकि हमें अगर एक बस ये मान याद है, हमें 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ये मान है। अगर ये पांचों मान याद है, और एक 0, 1/√3, 1/√3 और अनंत, ये अगर मान याद है, ये साइन के, ये टेन के मान है। तो साइन को उल्टे से लिखा तो कोस के मान आ जाएंगे, टेन को उल्टे से लिखा तो कोट के मान आ जाएंगे, और कोस के मान को उल्टा किया तो सेक के मान आ जाएंगे, और इसी प्रकार सेक को पीछे से लिखा तो कोसेक के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इसके मान भी पता कर आराम से निकाल भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने आगे जो 14वीं प्रश्नावली है सांख्यिकी, उसके बीच की प्रश्नावली लगभग हटा दी है और आगे सीधे 14वीं प्रश्नावली पे चलते हैं अपन। तो 14वीं प्रश्नावली अपनी माध्यम, तो 14वीं प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि जो बड़ा सवाल है, 6 नंबर के जो सवाल आते हैं, 5 नंबर के जो सवाल आते हैं, एक तो 14वीं प्रश्नावली में से पक्का आता है, और एक जो है हमारी तीसरी प्रश्नावली में से ग्राफ का आता ही आता है। तो एक से या तो माध्य निकलवाएगा, या बहुलक निकलवाएगा, या माध्यक निकलवाएगा, तीनों में से कोई भी मान निकलवाएगा। तो इस प्रश्नावली को विशेष ध्यान से आप करना है, और बहुत ही सरल सवाल, अगर एक बार अपन ने थोड़ा सा ध्यान से कर लिया तो ये सारे सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें माध्य की 3 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इसमें प्रत्यक्ष विधि में x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi होता है, जिसमें x आंकड़े और f बारंबारता है। उसके बाद कल्पित माध्य वाली विधि है, तो इसमें a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi है, जो कि अपन अभी केवल आप सूत्रों को ध्यान से याद कर लो, और अगर आपने प्रश्नावली पढ़ ली तो आपको ये सूत्र भी आसानी से समझ सकते हैं। देखो अपन को मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, जब भी जाके अपन इनको कर सकते हैं। अगर अपन डायरेक्ट ऐसा करें कि अपन को कोई गोली दे दे और अपने सारे अच्छे नंबर आ जाए, तो ऐसा होगा नहीं। आपको सवालों को बार बार निकालना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, बिना देखे सवालों को निकालना पड़ेगा। अगर एक बार आपके सवाल समझ में आने शुरू हो गए तो हम आगे आगे सवाल आते चले जाएंगे। उसके बाद तीसरी है पग विचलन विधि, जिसमें भी वही कल्पित माध्य की सहायता से ही करते हैं। इसमें कल्पित माध्य में जो डी आई है वो एक्स आई माइनस ए से निकलता है, और जो इसमें पग विचलन में जो यू आई है वो एक्स आई माइनस ए बटा 2 से निकलता है। इन दोनों विधियाँ सेम ही है, लगभग थोड़ा सा फ़र्क है। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई है, इसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच है। तो इसको अपन आसानी से कर सकते हैं दोनों को। उसके बाद जो बहुलक वाला है, तो इसमें भी हमें कुछ भी संचयी बारंबारता या मध्यमान कुछ नहीं निकालना पड़ता, जो हमें मान दिया होता है उस सभी मानों में ये मान होते हैं बहुलक वाले। तो इनको L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये सूत्र एक लय में याद करते हैं तो आसानी से याद भी हो जाता है। और इसमें जो L है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, H है वर्ग अंतराल है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और ये F2 ठीक बाद वाले बारंबारता है। उसके बाद तीसरी है माध्यक। तो माध्यक का हमने माध्यक वाला जो है सूत्र वो यदि n विषम हो तो n+1/2 पद, और n सम हो तो ये दोनों सूत्र लगते हैं। उसके अलावा
आपने इसमें एक और सूत्र है ये माध्यक का, जिसमें कि माध्यक बराबर होता है L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। इसमें भी L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा पे प्रेक्षणों की संख्या, CF बहुलक माध्यक वर्ग के ऊपर वाली संचयी बारंबारता, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H जो है वर्ग अंतराल। उसके बाद में माध्य बहुलक और माध्यक में तीनों में एक संबंध भी होता है कि 3 गुणा माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य होता है। तो इस सूत्र को भी ये हमारे कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है, तो इसको भी अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद संचयी बारंबारता बंटनों को आलेखी रूप में संचयी बारंबारता वक्रों से क्रम के प्रकार में और से अधिक प्रकार के भी अपन सवाल करेंगे जब और अच्छे से समझ में आएगा, तो इसको आप थोड़ा सा कभी ध्यान रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपन बच्चों आगे चलते हैं, तो आगे हमारी जो लास्ट प्रश्नावली है वो प्रायिकता है। प्रायिकता से भी हमारे 4 नंबर के सवाल आएंगे, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। तो इसमें हमारा पहला सूत्र है प्रायिकता का, कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, किसी घटना की घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम जैसे किसी सिक्के को अगर उछाला जाए तो उसमें 2 परिणाम होते हैं, एक चिट का और पट का। जो कुल परिणाम तो हो गया 2, और अनुकूल उसमें 1, जैसे चित आए तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 तो इसका प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक निश्चित यह घटना की प्रायिकता 1 होती है तथा असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। घटना घटने की प्रायिकता को PE कहते हैं और नई घटने की प्रायिकता को PE बार कहते हैं। इनमें भी एक संबंध होता है कि PE प्लस PE बार बराबर 1 होता है। उसके बाद प्रायिकता की जो सीमा होती है वो 0 और 1 के मध्य होती है। जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी और बराबर और 1 से छोटी होती है। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने इस 2 वीडियो में, जो कि बहुत ही फास्ट हमने इन सभी सवालों को अच्छे से रिवीजन कर लिया है। उम्मीद है आप इन सवालों को, इन सूत्रों को अच्छे से रिवीजन करेंगे और ध्यान से अपन पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये सारे सूत्र इस प्रश्नावली के आ गए हैं। तो आप इन सभी सूत्रों को बड़े ध्यान से वीडियो को पॉज कर करके इन सभी सूत्रों को उतार सकते हैं और फास्ट अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम टाइम में हम जितना फास्ट करेंगे उतना ही हम जल्दी और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इस सभी प्रश्नावली के सूत्र आ गए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू बच्चों।